दो दोस्त रवि और अर्जुन देर रात को अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। चांद छिप गया था और अंधेरा गहरा हो गया था। पूरी सड़क पर गहरे सन्नाटे के सिवा किसी परिंदे की आवाज भी महसूस नहीं हो रही थी। यार, इस रास्ते से जाएंगे तो घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। शॉर्टकट लेते हैं, चल। अरे तू जानता है ना कि वो शॉर्टकट कितना खतरनाक है। बीच में चौराहा पड़ता है वहाँ। इस समय उस चौराहे वाले रास्ते से जाना ठीक नहीं है। जानता है ना कितने हादसे हुए हैं वहां पर। अरे थोड़ी देर की तो बात है, कुछ नहीं होगा। 1 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा सोच मत, और अगर तुझे ज्यादा डर लग रहा है तो आंख बंद करके बैठ जा। लेकिन अरे कुछ लेकिन वेकिन नहीं, चुप कर। अगर तेरी बात सुनूंगा तो 1 घंटे की जगह 4 घंटे बाइक चलानी पड़ेगी। वैसे इतनी तेज नींद आ रही है, तेरी बातें सुनो तो नींद के चक्कर में ही एक्सीडेंट हो जाएगा। अर्जुन ने रवि की बातों पर ध्यान नहीं दिया और शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे तो सामने वही चौराहा था। वहां पर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक जलते हुए शरीर की बदबू थी, जैसे कि कोई जलता हुआ शरीर वहां से गुजरा हो। ये कैसी अजीब सी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को जलाया हो यहाँ। हाँ यार, बदबू तो मुझे भी आ रही है। मैं कह रहा था ना कि मत आ इस रास्ते से, लेकिन तुझे किसी की कोई भी बात समझ ही कहाँ आती है। अरे तू चुप कर, क्यों खामखा मुझे डर दिखा रहा है। अर्जुन ने रवि को डांट कर चुप करा दिया। वे थोड़ी आगे पहुंचे ही थे कि तभी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे उन्हें एक औरत बैठी दिखाई दी। वो अपना सर घुटनों के बीच में दबाए रो रही थी। अर्जुन को लगा कि वो किसी मुसीबत में है। अरे इतनी रात को ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अबे पागल हो गया क्या? पता है ना ये चौराहा बहुत खतरनाक है। ये कोई औरत वरत नहीं है। जल्दी चल यहाँ से, अगर इसने हमें देख लिया तो छोड़ेगी नहीं। कितना फट्टू है रे तू। छोड़, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। रवि ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक से उतरकर उस औरत के पास चला गया। ये खुद तो मरेगा और अपने साथ में मुझे भी मरवाएगा। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो हैं? देखिए, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। अर्जुन की आवाज सुनते ही उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन को देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था, जैसे तो मानो वो कोई लाश हो। उसे देखकर डर के मारे अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसे लगा कि वो किसी भूत प्रेत से मिल गया है। कौन हो तुम? मेरी मदद करो, मेरा बच्चा खो गया है। वो यहीं आसपास ही था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। तुम मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, तुम मेरी मदद करोगे। तुम खुद मेरे पास मेरी मदद करने के लिए आए हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना। अर्जुन भाई, घर से फोन आ रहा है यार, जल्दी से आ। हाँ आ रहा हूँ। जैसे ही अर्जुन वापस जाने लगा तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उससे मदद मांगने लगी। तुम तो यहाँ पर मेरी मदद करने आए थे ना, तो अब इस तरह क्यों जा रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे ना? अर्जुन बहुत बुरी तरह डर चुका था। उसने उस औरत से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। अर्जुन ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और जल्दी से भागकर बाइक पर बैठ गया। रवि ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। अरे तो ठीक तो है ना? रवि ने कई बार अर्जुन से पूछा, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन सुन रहे ना तू ठीक तो है ना? इस बार भी अर्जुन ने रवि की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
रवि ने सोचा कि शायद अर्जुन शौक में है, इसलिए उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी ताकि वो दोनों जल्दी से घर पहुंच सके। लेकिन तभी उसकी नजर बाइक में लगे मिरर पर पड़ी। मिरर का वो दृश्य देखकर रवि की जान उसके हलक को आ गई, क्योंकि बाइक पर रवि के पीछे अर्जुन नहीं था बल्कि वही औरत बैठी हुई थी। उसे देखकर रवि बुरी तरह घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन नहीं है, यहाँ मैं हूँ। तुम कौन हो? अर्जुन कहाँ है? अर्जुन मेरे साथ है और तुम भी अब जल्द ही मेरे साथ होगे। डर के मारे रवि की बाइक गिरते गिरते बची। उसके पैर कांप रहे थे। तभी उस औरत ने पीछे से रवि को अपने नुकीले हाथों से कसकर जकड़ लिया। तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम भी अपने दोस्त की तरह अब मेरे साथ चलोगे। डर के मारे अचानक रवि की बाइक का संतुलन बिगड़ गया। उसने बाइक को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक फिसलती हुई सीधा सामने पेड़ में जाकर लगी। रवि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते रवि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर था। अब कैसा फील कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया? दरअसल कल रात तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। गांव के लोगों ने जब तुम्हें देखा तो अस्पताल में भर्ती कराया। अच्छा हुआ कि वो सही समय पर तुम्हें यहाँ पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे हमने तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते होंगे। अर्जुन, मेरा दोस्त अर्जुन का है। माफ करना, लेकिन हमें तुम्हारे साथ किसी और के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। डर के मारे रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से कल रात का वही दृश्य घूमने लगा था। उसने सोचा कि अर्जुन कहाँ होगा और उसे क्या हुआ होगा। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में एक बुके रखा हुआ है। ये बुके यहाँ पर कौन लेकर आया? पता नहीं। ये सब छोड़ो, तुम रेस्ट करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद रवि ने वो बुके उठाकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी जो उसके लिए थी। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दोस्त अर्जुन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं जल्द ही तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। रवि ने जल्दी से अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने सुना कि उसके कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा है। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रवि ने जल्दी से अपने बेड के नीचे से फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन उसका फोन बंद पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दे रही है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं? रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया था कि वो औरत अब उसके पास आ चुकी है। उसने जल्दी से अपने बेड से उतरकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो वहीं जम गया। वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर फिर से वही भयानक आवाज आई। रवि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दोस्त अर्जुन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर के मारे रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद वो आवाजें भी बिल्कुल शांत हो गई। तो रवि ने अपनी आंखें खोली, लेकिन तभी उसने देखा कि वो औरत उसके कमरे में आ गई है। उसकी पूरी आंखें काली थी और उसका चेहरा उसी तरह बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। अर्जुन भी अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भी अब पूरी काली हो चुकी थी और उसका चेहरा उसी तरह बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। अर्जुन अब उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने रवि को पकड़ लिया और उसे उस औरत की ओर धकेलने लगा। रवि ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। औरत ने रवि को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। रवि की चीखें अस्पताल के कमरे में गूंज गई।
उस कमरे के बाहर किसी को भी रवि की चीखने चिल्लाने की कोई भी आवाज सुनाई तक नहीं दे रही थी, इसलिए कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अस्पताल के कमरे में अचानक अंधेरा हो गया और रवि की चीखें धीरे धीरे खत्म हो गई। जब अस्पताल के कर्मचारियों ने कमरे में आकर देखा तो रवि वहां नहीं था। अस्पताल के कर्मचारियों ने रवि की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका फोन भी बंद था। पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस को भी रवि का कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन के घर वालों ने भी उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस को भी अर्जुन के गायब होने का भी कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन अस्पताल के कर्मचारियों को एक अजीब सी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, रवि मेरे साथ है, वो जल्दी वापस आएगा। चिट्ठी के नीचे एक फोटो था जिसमें रवि और अर्जुन दोनों थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी की पूरी काली थी और उनके चेहरे सफेद थे। अस्पताल के कर्मचारियों को डर लगने लगा। उन्होंने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस भी इस मामले को समझ नहीं पाई। कुछ दिनों बाद रवि का फोन अचानक से चालू हो गया। उसके फोन से पुलिस को एक मैसेज आया। जब पुलिस से रवि ने फोन की लोकेशन चेक की तो उसकी लोकेशन उसी चौराहे की दिखाई दे रही थी। मैं वापस आ गया हूं, मुझसे मिलने आओ। मैसेज के नीचे एक पता था। पुलिस ने रवि को बचाने के लिए उस पते पर जाने का फैसला किया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी उम्मीदों के विपरीत वहां कोई घर या कमरा नहीं था। सिर्फ एक चौराहा था, जो कि वही चौराहा था जहां रवि का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि उसी पेड़ पर जिससे रवि की बाइक टकराई थी, 2 लाशें लटकी हुई थी। पुलिस के होश उड़ गए। वे दौड़कर पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि वे लाशें रवि और अर्जुन की थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थी और उनके चेहरे सफेद पड़े थे। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट भयानक थी। तभी अचानक से हवा बदल गई और अंधेरा हो गया। पुलिस को लगा कि वे लाशें हिल रही हैं। उन्होंने देखा कि रवि और अर्जुन की लाशें धीरे धीरे नीचे उतर रही है। पुलिस के पैर जमीन में गड़ गए। वे कहीं नहीं भाग सके। रवि और अर्जुन की लाशें उनके पास आ गई और उन्होंने पुलिस वालों को अपनी काली डरावनी आंखों से देखा। अब तुम्हारी बारी है। पुलिस वालों की चीखें उस चौराहे पर गूंज गई, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। उस दिन के बाद से उस चौराहे पर कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि उसी औरत के साथ रवि और अर्जुन की आत्माएं भी अब उस चौराहे पर भटकती है, और जो कोई भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद से वैसे तो उस चौराहे के आसपास से भी कभी कोई नहीं गुजरा, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी उस चौराहे से गुजरना चाहोगे? तुम्हारी वजह से हम सब इस आइलैंड पर फंस गए हैं। कैप्टन को इन्फॉर्म किए बिना तुम हम सबको यहाँ ले आए। अगर हम यहाँ मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूमि, नेहा, रोहन और प्रनीत आइलैंड के बीचों बीच फंस चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच लंबे घने पेड़ों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कानों में पड़ने वाली सियार और जंगली जानवरों की आवाज उनके दिल के खौफ को और भी बढ़ा रही थी। यहाँ ना जाने कितनी जंगली जानवर हैं। हमें आज की रात यहाँ बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नेहा के इतने कहते ही उन सभी को झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हलचल सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे उनका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। झाड़ियों के बीच से 2 चमकती हुई आंखें बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। वहाँ कौन है? कौन है वहाँ?
मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से। भूमि की बात सुनकर वो चारों जैसे ही भागने के लिए आगे की ओर बढ़े, तभी उन झाड़ियों में चमक रही वो दो आंखें झपट कर उनके ऊपर गिर पड़ी और वो चारों हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो जंगली बिल्ली है, हम खामखा ही इतना डर गए। वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की एक दबी सी आवाज लगातार उनका पीछा कर रही है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें कंपास में डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ना होगा, वरना अगर एक बार रास्ता भटक गए तो बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोहन ने डायरेक्शंस देखने के लिए अपने बैग से कंपास निकाला तो वो कंपास बड़ी ही तेजी से चारों दिशाओं में घूमने लगा और देखते ही देखते कंपास का कांच टूटकर बुरी तरह जमीन पर बिखर गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कंपास कैसे टूट गया? सुनो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना यहाँ खो गए तो मिलेंगे भी नहीं। नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा, नेहा। अभी तक तो वो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो तीनों इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर नेहा को ढूंढने लगे, तभी उन्हें कुछ दूर से नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वो सभी आपस में सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा मानो कोई बहुत तेज गति से भागता हुआ अचानक उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा, तुम वहाँ ऊपर पेड़ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे लग गया? रोहन की बात सुनकर नेहा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और तभी पेड़ पर बैठे सभी पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। भयानक तरीके से हंसते हुए वो एक ही झटके में पेड़ से नीचे कूद गई और उन तीनों की तरफ अपनी भयानक लाल सुर्ख आंखों से देखती हुई बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी। प्रणीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने हाथ को बुरी तरह मरोड़ने लगी और सुनसान आइलैंड पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज बुरी तरह गूंजने लगी और वो फिर से उसी शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। ये अब हमारी नेहा नहीं है, भागो यहाँ से, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तीनों जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़े, तभी नेहा ने रोहन के पैरों को जकड़कर उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक एक लकड़ी का गट्ठा आकर नेहा के सर से टकराया और वो रोहन से दूर जाकर गिर पड़ी। मौका मिलते ही रोहन भी उठकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दूर तक फैली जमीन पर इंसानी शरीर के कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे इंसानों के कंकाल, मुझे जल्द से जल्द भूमि और प्रणीत तक पहुंचना होगा। रोहन जैसे ही वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, तब भी कौवों के एक झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोचने लगे। कौवों की चोट से रोहन के शरीर से खून बहने लगा। तभी वो हिम्मत करके कंकाल के हड्डियों से कौवों को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उसने हड्डियों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगा। तभी दो हाथों ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। अबे चुप हो जा, हम हैं। दोनों ध्यान से सुनो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार हम अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। यहाँ अनगिनत इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। मुझे इन सब का कारण जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। अगर यहाँ जंगली जानवर होते तो हमें अभी तक जरूर मिलते, और जो कुछ भी नेहा के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रोहन, तुम मुझसे डरकर भाग क्यों आए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद कर लिया। आओ, मेरे पास आओ। इतना कहकर वो रोहन की ओर बढ़ने लगी और इस बार उसने अपने गंदे हाथों से रोहन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया और देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े आकर लिपट गए। उस भयानक दर्द के मारे रोहन बुरी तरह चीखने लगा
और उसकी चीख से पूरा आइलैंड बुरी तरह गूंज उठा। प्रणीत, हमें रोहन को बचाना होगा। हम कैसे उसकी मदद करें? हम कुछ नहीं कर सकते भूमि, हमें कुछ भी करके अपनी जान बचानी होगी। उनकी बात सुनकर नेहा उन दोनों की ओर बढ़ी और अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाती हुई खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटने लगी। तभी भूमि प्रणीत का हाथ पकड़कर तेज तेज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अपने कानों में पड़ते ही नेहा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो उस जाप को बंद करने के लिए भूमि की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। बंद करो इसे, बंद करो, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। इसी वक्त बंद करो इस जाप को। भूमि के साथ साथ अब प्रणीत भी तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक उन दोनों को अपने शरीर में से एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबी सी आवाज में कुछ बताना चाहती हो। वो दोनों उस दबी सी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़े। हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं? हमारे पास तो कंपास भी नहीं है। वैसे तो चांद हर रोज हल्की सी दिशा बदलता है, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात चांद उगने के बाद पूर्व दिशा में स्थित रहता है। अगर पूर्व दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता तो हमें लग ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो उन्हें घने काले आसमान की सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब उसी का साया है। मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने जैसे ही फिर से मंत्र का जाप करना शुरू किया, तभी आसमान की काली घटाएं छटने लगी और देखते ही देखते घने काले आसमान के पीछे से चंद्रमा की रोशनी बिखरने लगी। दिख गया चांद, इसका मतलब वो दिशा उत्तर है, चलो। वो दोनों जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही चमगादड़ों का झुंड उन पर हावी हो गया और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करने लगा। प्रणीत, हमें जाप करते रहना होगा। यहाँ जो भी शैतानी शक्ति है उससे बस भगवान की शक्ति से हराया जा सकता है, इसलिए जाप करो। उन्होंने जैसे ही दोबारा से जाप करना शुरू किया, वैसे ही साए की तरह मंडरा रहे सभी चमगादड़ अचानक वहां से गायब हो गए और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों मंत्र का जाप करते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उन दोनों की नजर वहां पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। वो दोनों शिवलिंग की ओर बढ़े और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनसे मदद की गुहार करने लगे। तभी शिवलिंग के पास उन्हें एक किताब रखी हुई दिखाई दी। प्रणीत ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के मुझे सब समझ आ गया है। पिछले 300 सालों से ये आइलैंड श्रापित है। यहाँ के राजा को धन संपदा में बहुत लालच था। वो हर द्वीप पे आक्रमण करके बल से ही नहीं तो छल से उनके धन कोष को लूटने लगा था। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने राज्य में उनका अपहरण करके लाने लगा था। बहुत बुरे काम किए थे उसने, इतना कि शायद नर्क में भी हर एक सजा का भागी बना था। लेकिन इस सब का इस आइलैंड के श्राप से क्या लेना देना है? एक बार एक ब्राह्मण की कुंवारी बेटी का अपहरण करके दुष्कर्म किया उस जल्लाद ने और उसे मार के उसके पिता के पास उसके मृत शरीर को भिजवा दिया उस पापी ने। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो राजा के दरबार में पहुंच के उसने श्राप दिया कि 1 माह के अंदर वो और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और उस द्वीप पे जो भी आएगा उस पर शैतान अपना कब्जा करके उसे नष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी मारे जाएंगे। रोहन और नेहा की तरह वो शैतान हमें भी मार देगा। पता नहीं, इस किताब में लिखा है कि जिस इंसान पे सबसे पहले शैतान हावी हुआ है, अगर उस इंसान का महादेव के त्रिशूल से अंत कर दिया जाए तो यह आइलैंड हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। इसका मतलब है हमें महादेव के इस त्रिशूल से नेहा को मारना होगा। लेकिन तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेहा तो पहले ही मर चुकी है भूमि। जिस समय शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया था उसकी जान तो उसी वक्त चली गई थी। लेकिन आज के बाद इस श्राप की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। प्रणीत की बात सुनकर भूमि ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया
और वो दोनों महादेव के उस त्रिशूल को लेकर उस गुफा से बाहर निकल गए। हम नेहा को ढूंढेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। प्रणीत ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर एक घाव किया। उसके हाथ से टपक रहे खून की महक से नेहा के शरीर में छिपा वो शैतान वहां आ पहुंचा। लेकिन उसने जैसे ही प्रणीत के हाथों में महादेव के त्रिशूल को देखा तो वो बौखलाकर प्रणीत पर झपट पड़ी और वो त्रिशूल प्रणीत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा तो भूमि दूर एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। वो बड़ी ही बेरहमी से प्रणीत की गर्दन को बहुत जोर से दबाने लगी। प्रणीत का पूरा शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। तभी पीछे से उसके शरीर में किसी चीज से बहुत तेज प्रहार हुआ। भूमि ने महादेव के त्रिशूल को उठाकर उसके शरीर के आर पार कर दिया और देखते ही देखते वो बेसुध होकर गिर पड़ी। चोट लगने के कारण भूमि के शरीर में भी अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मोबाइल के लास्ट सिग्नल से कैप्टन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। नेहा, प्रणीत और रोहन तीनों के पार्थिव शरीर को जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने भूमि ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। भगवान के आशीर्वाद से वो उस आइलैंड को उस श्राप से मुक्त कर वहां से जिंदा तो लौट गई थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने 3 दोस्तों की जिंदगियां गंवानी पड़ी, जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।